तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है गौरव ग्रंथ क्या है। व्हाट आर द क्लासिक्स। गौरव ग्रंथ को कालजयी ग्रंथ भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास के क्रम में साहित्य, इतिहास, दर्शन इत्यादि विषयों के अध्ययन की परंपरा बहुत पुरानी है। अतः इन विषयों की कुछ कृतियों को चिरकाल से मान्यता प्राप्त है और युग युगांतर से उनका महत्व बना हुआ है। ऐसी कृतियों को क्लासिक, कालजयी कृति, अमर कृति, चिरसम्मत ग्रंथ या गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। देखिए दोस्तों, गौरव ग्रंथ या क्लासिक्स ऐसे ग्रंथ हैं जो कि प्राचीन समय में लिखे गए थे बट उसका आज भी महत्व है। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो पुराने टाइम पर लिखे गए हैं बट लंबे समय से आज भी उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसे पढ़ा जा रहा है ताकि हम आज की वर्तमान समस्याओं को समझ सकें। कहने का मतलब ये है कि ऐसे पुराने ग्रंथ जिनका महत्व आज भी है उन्हें हम गौरव ग्रंथ कहते हैं। गौरव ग्रंथ का कोई एक नाम नहीं है। गौरव ग्रंथ को क्लासिक, कालजयी कृति, अमर कृति, चिरसम्मत ग्रंथ भी कहते हैं। ऐसे अनेक ग्रंथों में राजनीति के अध्ययन से जुड़ी समस्याओं का गहन विवेचन भी प्राप्त होता है। अतः राजनीति के अध्ययन में गौरव ग्रंथों का विस्तृत प्रयोग होता है। अब देखिए कि जो गौरव ग्रंथ हैं वो कई सारी बातों का वर्णन करते हैं, कई सारी समस्याओं के बारे में बताते हैं, बट स्पेशली जो गौरव ग्रंथ हैं वो कुछ राजनीति से जुड़ी समस्याओं के बारे में ज़्यादा कुछ बताते हैं। इसलिए राजनीति के अध्ययन में हम गौरव ग्रंथ का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लाइक जो प्लेटो है, जो अरस्तु है, उनकी बुकों का, उनकी कृति का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। संक्षेप में गौरव ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसका उपयोग देश काल की सीमाओं से परे है और जो संपूर्ण मानवता के लिए स्थायी महत्व की वस्तु है। मतलब गौरव ग्रंथ एक ऐसी स्थायी महत्व की वस्तु है जो कि देश और काल की सीमाओं से परे हैं। मतलब ये कि ये जो वस्तु है, ये जो गौरव ग्रंथ हैं वो किसी एक देश के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अमेरिका के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, साथ में फ्रांस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, भारत के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब ये देश तक सीमित नहीं है, किसी एक देश में सीमित नहीं है। भारत का जो भारत की जो कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र है वो सिर्फ भारत के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो दूसरे देशों के लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके साथ ही ये समय की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। मतलब ये कि ये जो ग्रंथ हैं वो पुराने टाइम पर लिखे गए हैं, आज से कई शताब्दियों पहले लिखे गए हैं, बट फिर भी आज के टाइम पर भी ये इम्पॉर्टेंट है। ये 21वीं सदी में भी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये 22वीं सदी में भी इम्पॉर्टेंट हो। इसके अलावा 19वीं सदी में भी ये इम्पॉर्टेंट थे, 18वीं सदी में भी ये इम्पॉर्टेंट थे। तो गौरव ग्रंथ जो है वो देश काल की सीमाओं से परे है। अब इसकी एक परिभाषा को देख लेते हैं डांटे जर्मिनो के शब्दों में। अब डांटे जर्मिनो एक परिभाषा दे रहे हैं गौरव ग्रंथ की। उनके अनुसार राजनीति दर्शन के जो विवेचनात्मक ग्रंथ अपनी गहराई, अनोखी सूझबूझ, भव्य संकल्पनाओं, चिर नवीन दृष्टि और उच्च स्तर के चिंतन के लिए विख्यात हैं, उन्हें साधारणतः गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दर्शन से संबंधित ऐसे ग्रंथ जो काफ़ी गहराई से हमें समझाते हैं, अनोखी सूझबूझ है उसके अंदर, कई सारी संकल्पनाओं को, विचारों को उसमें शामिल किया गया है, जो कि आज भी महत्व की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन्हें गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। ये इनकी परिभाषा का अर्थ था। अब यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। इसके सॉल्यूशन के लिए आप 1-2 बार इन शब्द को लगातार पढ़िए, आपके माइंड में ये शब्द बैठ जाएंगे, फिर आप इन्हें बना कर भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम गौरव ग्रंथ की कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक और लॉज। अब प्लेटो ने 2 बुक लिखी थी,
कई सारी वैसे बुकें लिखी हैं, बट इसकी दो इम्पॉर्टेंट बुक है वो है रिपब्लिक और लॉज, राज्य व्यवस्था और विधि व्यवस्था। तो ये क्या है, गौरव ग्रंथ है। इसके अलावा अरस्तु की एथिक्स, जिसे नीति शास्त्र, और पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र कहते हैं, ये भी एक गौरव ग्रंथ है, क्लासिक है। इसके अलावा ऑगस्टाइन की सिटी ऑफ गॉड, ईश्वरीय नगर, ये भी एक गौरव ग्रंथ है, क्लासिक है। तो 3 एग्जाम्पल इनफ होंगे। अब एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि गौरव ग्रंथ क्या है और उसके उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो गौरव ग्रंथ क्या होता है, ये अभी तक हमने जितना भी समझ लिया, ये सारा का सारा आपको एग्ज़ाम में लिखना है। इसके अलावा गौरव ग्रंथों की क्या उपयोगिता है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यूटिलिटी ऑफ क्लासिक्स, इसकी क्या उपयोगिता है, आखिर हमें ज़रूरत क्या है कि हम क्लासिक्स को, इतने पुराने ग्रंथों को पढ़ें, क्या ज़रूरत है इसकी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे इसको भी, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में कुछ बातें लिख कर आनी है, हमारे पास कुछ मटेरियल तो होना चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में करेंगे। पहली उपयोगिता है, गौरव ग्रंथ राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायता देते हैं। क्लासिक्स असिस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए, अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए हमें बहुत बार मानव प्रकृति, ह्यूमन नेचर, नागरिक के दायित्वों और अधिकारों तथा न्याय के सिद्धांतों के बारे में कोई निर्णय करना पड़ता है। मतलब हमें राजनीति से संबंधित कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि हम ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर नए सिरे से विचार शुरू कर देंगे तो यह कार्य बहुत कठिन हो जाएगा। राजनीति सिद्धांत के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि इन प्रश्नों पर अतीत के महान दार्शनिकों ने किस किस तरह के विचार प्रकट किए हैं। अनेक आधार पर हमें अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत सहायता मिलती है। देखिए दोस्तों, गौरव ग्रंथ का जो, यानी कि क्लासिक्स का जो पहला उपयोग है वो ये है कि क्लासिक्स से, यानी कि गौरव ग्रंथ की सहायता से राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायता मिलती है। अगर कोई डिसीज़न लेना है तो ये डिसीज़न लेने में, एक अच्छे डिसीज़न लेने के लिए गौरव ग्रंथ का अच्छा यूज़ किया जा सकता है। गौरव ग्रंथ की सहायता से एक अच्छा डिसीज़न तैयार किया जा सकता है या लिया जा सकता है। वो कैसे कि देखिए, अब पुराने दार्शनिकों के विचार को अगर हम एक बार समझ लेते हैं तो उससे हमें काफ़ी सहायता मिल जाती है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति और राज्य के परस्पर संबंध पर विचार करते हुए थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जॉन जाक रूसो, GWF हेगल, TH ग्रीन और HJ लास्की, ये कुछ दार्शनिक हैं। इन्होंने अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने अपने ढंग से राजनीतिक दायित्व, यानी कि जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक टॉपिक है, इसके भिन्न भिन्न आधार और भिन्न भिन्न सीमाओं का विवरण दिया है। इतने सारे दार्शनिकों ने राजनीतिक दायित्व को अपने अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से समझाया है। इनमें से कौन सी मान्यताएं कितनी युक्ति युक्त हैं, मतलब कितनी सही हैं, इस पर तर्क वितर्क तो हो सकता है, परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। संक्षेप में, राजनीति दर्शन की परंपरा से हमें तथ्यों के बारे में सर्वथा प्रामाणिक जानकारी चाहे ना मिले, परंतु मानव जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में हमारी संकल्पनाओं को स्पष्ट करने में इससे सहायता अवश्य मिलती है। अब देखिए दोस्तों, इतने सारे दार्शनिकों ने किसी टॉपिक पर अपने विचार दिए हैं, तो इससे होता यह है कि सभी दार्शनिकों के विचारों को हम समझते हैं। हम किसी टॉपिक की अच्छाइयों, बुराइयों, उसके सारे गुणों को समझ लेते हैं दार्शनिकों के द्वारा, जिससे कि हम एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक था राजनीतिक दायित्व। अब राजनीतिक दायित्व पर इतने सारे दार्शनिकों ने अपने विचार दिए हैं। उन सभी के विचारों को जब हम समझेंगे तो हमें सभी की थोड़ी थोड़ी बातें सही लगेंगी, तो उस हिसाब से हम एक सही निर्णय ले सकते हैं। अगर हमें किसी का भी विचार पता ना हो तो हम राजनीतिक दायित्व को समझने के चक्कर में अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर देंगे
कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो गौरव ग्रंथ की सहायता से हम अपना समय भी बचा सकते हैं और एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि गौरव ग्रंथों से, यानी कि जो कालजयी जो बुकें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनसे आपको एक ऑथेंटिक जानकारी मिले, ये ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, फिर भी आपको कई सारे एग्जाम्पल वगैरह मिल सकते हैं, उनके विचार मिल सकते हैं दार्शनिकों के, जिससे कि आप अपनी एक धारणा बना सकते हैं। अब गौरव ग्रंथ राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायता देता है, इसको आप इस एग्जाम्पल से कन्फर्म है कि समझ जाएंगे। जैसे प्रत्येक पीढ़ी को नया वाहन या नई मशीन बनाने से पहले पहिए का आविष्कार नहीं करना पड़ता, वैसे ही हमें अपना राजनीतिक तर्क प्रस्तुत करने के लिए नई संकल्पनाओं और नई शब्दावली का निर्माण नहीं करना पड़ता। अब जैसे कि मान लो कि किसी को कार बनानी है, तो वो कार बनाने पे फोकस करेगा, बट वो पहिए बनाने पर फोकस नहीं करेगा, क्योंकि पहिए का तो पहले ही आविष्कार हो गया है। वो हाँ, उसके मॉडल को थोड़ा सा चेंज कर सकता है, बट अब वो उसका आविष्कार नहीं करेगा। तो इसी तरह है, ये है कि जो नई पीढ़ी आती है तो उसे पुरानी पीढ़ी से सहायता मिल जाती है। ये जो गौरव ग्रंथ है वो एक सहायता देते हैं कि एक अच्छा राजनीतिक निर्णय लिया जा सके। दूसरी उपयोगिता है, गौरव ग्रंथ सार्वजनीन और सर्वकालीन चर्चा का विषय हैं। क्लासिक्स आर द सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एंड पेरेनियल डिस्कशन। मतलब जो गौरव ग्रंथ होते हैं, जो कालजयी जो बुकें हैं, वो हमेशा ही चर्चा का विषय रहती हैं, उनके ऊपर हमेशा चर्चा होती रहती है। कुछ आलोचक ये तर्क देते हैं कि पुराना राजनीति चिंतन जिन जिन परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया था वे अब बदल चुकी हैं, अतः समाज आज के युग में उसकी कोई प्रासंगिकता यानी कि रेलिवेंस नहीं रह गई है। अब कुछ आलोचक हैं जो कि कहते हैं कि देखो, अब जो परिस्थितियां हैं, जो टाइम है, वो बदल चुका है, तो राजनीतिक चिंतन के जो पुराने ग्रंथ हैं, जो गौरव ग्रंथ हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। मतलब आलोचकों के अनुसार कि गौरव ग्रंथ का उपयोग करना सही नहीं है। बट फिर भी ये जो तर्क देते हैं आलोचक, ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको हम पूरी तरह सही नहीं मान सकते। माना कि पुराने राजनीति दर्शन का मुख्य सरोकार अपने अपने समय की राजनीति से था, परंतु उसके अंतर्गत मनुष्य और समाज के बारे में चिरंतन सत्य की अभिव्यक्ति हुई है। उसमें ऐसी समस्याएं उठाई गई हैं जो देश काल की सीमाओं से परे हैं, जो देश देशांतर और युग युगांतर के लिए समान रूप से प्रासंगिक हैं। मतलब ये कि जो ग्रंथ हैं, जो गौरव ग्रंथ हैं, उनमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो पुराने टाइम के हिसाब से लिखी गई हैं। मान लो कि अगर 6ठी शताब्दी में कोई गौरव ग्रंथ लिखा गया है, कोई क्लासिक्स लिखा गया है, तो 6ठी शताब्दी की समस्याओं को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। बट आज भी कई सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनमें वो गौरव ग्रंथ काम आ सकता है। आज भी गौरव ग्रंथ इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि वो किसी एक देश या काल से संबंधित नहीं हैं। 6ठी शताब्दी के ग्रंथ आज के काल में भी कई यूज़फुल हैं, और ये सिर्फ एक देश के लिए नहीं है। यूनान में कई सारे ग्रंथ लिखे गए थे प्लेटो और अरस्तु के द्वारा, बट यूनान के अलावा पूरे विश्व के कई सारे देशों के लिए ये जो गौरव ग्रंथ हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं। ऐसा चिंतन ऐतिहासिक परिस्थितियों की देन तो है, लेकिन वह सार्वजनीन और सर्वकालीन चर्चा का विषय है। सार्वजनीन और सर्वकालीन मतलब कि हमेशा निरंतर चलने वाला। किसी भी महान विचारक के चिंतन का कुछ अंश उसकी अपनी परिस्थितियों और प्रयोजनों की अभिव्यक्ति हो सकता है, परंतु उसका बहुत बड़ा हिस्सा चिरंतन सत्य की अभिव्यक्ति होता है। मतलब कि कोई जो व्यक्ति है, जो विचारक है, जो लिख रहा था, तो हो सकता है कि उसने कुछ बातें अपने से संबंधित उस गौरव ग्रंथ में डाल दी हों, बट उस गौरव ग्रंथ का काफ़ी बड़ा हिस्सा एक सत्य की अभिव्यक्ति हो सकता है। मतलब कि जो सही बात है उसको दर्शाता है। उसका विस्तृत विश्लेषण करके हम उसके सार्वजनीन और सर्वकालीन अंश की पहचान कर सकते हैं और इसके आधार पर अपने राजनीतिक तर्क का निर्माण कर सकते हैं। अब
हम क्या कर सकते हैं कि गौरव ग्रंथ में उन बातों को ढूंढें जो कि सर्वकालीन है। सर्वकालीन मतलब हमेशा उपयोग होने वाली हैं, हमेशा काम में आने वाली बातें हैं। हम उन बातों का उपयोग करें। अब जैसे कि जो भगवत गीता वगैरह है, अब वैसे तो यहाँ पर गौरव ग्रंथ में इसको नहीं शामिल करना क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात हो रही है, बट इन जो ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथ से हम कई सारी बातों को आज भी हम निकाल लेते हैं जो आज के हिसाब से भी काफ़ी यूज़फुल हैं। जो एक मोटिवेशन है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये जो बात है इसको हमने उस ग्रंथ से निकाल लिया है क्योंकि ये हमेशा ही यूज़फुल होने वाली चीज़ है। तो हम ये कर सकते हैं कि गौरव ग्रंथ में से जो सार्वजनीन और सर्वकालीन बातें हैं उनको निकालकर उनका उपयोग किया जा सकता है और इसके आधार पर राजनीतिक तर्क का निर्माण किया जा सकता है। यह नहीं मान लेना चाहिए कि पुराना सारा चिंतन किन्हीं विशेष परिस्थितियों और प्रयोजनों से ही जुड़ा है। उदाहरण के लिए प्लेटो ने आदर्श राज्य की जो संकल्पना प्रस्तुत की उसे हम कल्पना लोक का चित्र मानकर अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसने लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिज्ञों की चालबाजियों का जो विवरण दिया है वह आज भी बहुत सही मालूम होता है। तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है कि अब प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात की थी कि एक स्टेट को, एक सरकार को, एक देश को कैसा होना चाहिए। अब उसने जो बातें बताई वो उसकी कल्पना पर आधारित थी। उसने मतलब सोचा था ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो उसकी कल्पना पर आधारित थी। तो उस बात को तो हम अस्वीकार कर सकते हैं। प्लेटो की आदर्श राज्य के विचार को तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो गलत है, आज के टाइम पर उसका इतना यूज़ नहीं है। बट उसने लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में कई सारी बातें बताई थी। उसने बात की थी कि किस तरह से जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो चालबाजियाँ करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो उसके बारे में उसने कई सारा विवरण दिया है जो आज भी बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि आज भी जो पॉलिटिशियन है वो कई तरह की चालबाजियाँ करते हैं। इसके अलावा एक उदाहरण है कि अरस्तु ने दास प्रथा के पक्ष में जो तर्क दिए उन्हें तो हम स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन उसने राज्यों के अंतर्गत विद्रोह के जो कारण स्पष्ट किए हैं वे आज भी बहुत सार्थक प्रतीत होते हैं। अब अरस्तु ने दास प्रथा के पक्ष में कई सारे तर्क दिए हैं कि दास प्रथा होनी चाहिए, ये है वो है, बट इस बात को तो हम अस्वीकार कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये गलत विचार था अरस्तु का, दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम पर तो दास प्रथा का बिल्कुल भी रेलिवेंस है ही नहीं। अब अरस्तु ने जिस समय दास प्रथा को उचित ठहराया था वो टाइम अलग था, वो इतिहास में वो टाइम अलग था, इसलिए उसने इस बात को उचित ठहराया। बट आज के टाइम पर दास प्रथा का कोई भी रेलिवेंट नहीं है, इसलिए आज के टाइम पर ये यूज़फुल नहीं है। तो इस बात को हम अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अरस्तु ने राज्यों के अंतर्गत विद्रोह के कारण को बताया था कि किस कारण से नागरिक विद्रोह करते हैं, तो वो बातें आज भी काफ़ी सार्थक प्रतीत होती हैं। आज भी लगता है कि हाँ वो बातें सही हैं। तो दूसरी उपयोगिता जो थी वो ये थी कि गौरव ग्रंथ सार्वजनीन और सर्वकालीन चर्चा का विषय हैं। मतलब इसमें से हम सार्वजनीन और सर्वकालीन चीज़ों को ढूंढते हैं और उसका यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि गौरव ग्रंथ क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, तो यहाँ तक आप पूरी बातें लिख सकते हैं और आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बट एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया है कि गौरव ग्रंथों की चुनौतियों और समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो अब हम बात करते हैं गौरव ग्रंथ की समस्याओं की कि आखिर क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं इन ग्रंथों की। फ्रेंड्स, गौरव ग्रंथ को क्लासिक्स भी कहते हैं, कालजयी ग्रंथ भी कहते हैं, तो पुराने ग्रंथ भी कहते हैं। तो आप समझ जाना, एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होना। गौरव ग्रंथ की सबसे पहली समस्या है शब्दावली की अस्पष्टता। शब्दावली की अस्पष्टता यानी कि जो शब्द है वो अस्पष्ट होता है, उसका मतलब सही से समझ नहीं आता। राजनीति के गौरव ग्रंथ अनेक युगों में, अनेक भाषाओं में और अनेक संस्कृतियों के संदर्भ में लिखे गए हैं। हम उनके आधार पर विश्वजनीन सत्य को समझना चाहते हैं और उसे अपनी भाषा में व्यक्त करना चाहते हैं।
मतलब राजनीति के जो ये गौरव ग्रंथ हैं राजनीति से संबंधित, वो अनेक युगों में लिखे गए हैं, अलग अलग समय पर लिखे गए हैं। कोई कोई ग्रंथ ऐसा है जो कि 6ठी शताब्दी में लिखा गया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है। कोई ग्रंथ ऐसा है कि जो 18वीं शताब्दी में भी लिखा गया है। तो ये ऐसे ग्रंथ हैं और अलग अलग भाषाओं में लिखे हैं, अलग अलग संस्कृतियों के समय में लिखे गए हैं। और हम क्या चाहते हैं, हम इसमें जो विश्वजनीन सत्य है, यानी कि ऐसा सत्य जो पूरे विश्व के लिए सही है, उन बातों को समझकर अपनी भाषा में व्यक्त करना चाहते हैं। ये जो काम है ये बहुत कठिन है, ये कार्य बहुत कठिन है। कभी कभी एक ही भाषा का कोई शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ व्यक्त करता है। अब एक ही शब्द होता है कई बार, बट वो अलग अलग जगह पर प्रयोग होता है तो उसका मतलब बदल जाता है। देश देशांतर और युग युगांतर की यात्रा करते करते कोई शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं में अनेक रूपांतर अपना सकता है। इसलिए जब वह हमारी भाषा तक पहुंचता है तो उसका मूल अर्थ और भी जटिल हो जाता है। उदाहरण के लिए सत्ता शब्द को ही लीजिए। अब सत्ता शब्द से हम इस शब्दावली की अस्पष्टता को समझते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने लिखा था कि संदर्भ बदल जाने पर सत्ता का स्वरूप भी बदल जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अतः सार्वजनिक जीवन में कोई राजमर्मज्ञ मतलब स्टेट्समैन, यानी कि आप इसे पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं या राजनेता भी कह सकते हैं, जिस सत्ता का प्रयोग करता है वह राजनीतिक कोटि में आती है। लेकिन कोई स्वामी अपने दास पर या कोई गृह स्वामी अपने परिवार के सदस्यों पर जिस सत्ता या अथॉरिटी का प्रयोग करता है वह राजनीतिक सत्ता से अलग होती है। अब कोई राजनेता है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, तो वो जिस अथॉरिटी का प्रयोग कर रहा है, जो सत्ता का प्रयोग कर रहा है, वो सत्ता कोई स्वामी अगर अपने दास पर सत्ता का प्रयोग कर रहा है तो उससे अलग होगी। या कोई बड़ा है व्यक्ति है जो अपने परिवार पर सत्ता का प्रयोग कर रहा है तो उस सत्ता से राजनीतिक सत्ता अलग होगी। तो देखिए, संदर्भ बदल गया। जब हम राजनेता की बात करते हैं तो सत्ता का मतलब अलग, परिवार की बात करते हैं तो सत्ता का मतलब अलग। तो ये बहुत बड़ी समस्या है गौरव ग्रंथों को समझने में। अब थोड़ा डिटेल में किया जा रहा है क्योंकि कई बार क्वेश्चन सिर्फ समस्या को लेकर आ जाता है, तो समस्याएं आपको पता होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा डिटेल हो रहा है। इसके साथ ही कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें एक युग का दार्शनिक एक अर्थ में प्रयुक्त करता है, परंतु दूसरे युग का दार्शनिक अपने सिद्धांत के निरूपण के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग दूसरे अर्थ में करता है। मतलब एक टाइम का मान लीजिए कि कोई 6ठी या 7वीं शताब्दी का दार्शनिक है, तो वो दार्शनिक किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है और उसके बाद आने वाला, उसके कुछ सालों बाद, कुछ शताब्दियों बाद कोई दार्शनिक आया तो वो उसी शब्द का प्रयोग अलग अर्थ में करता है। उदाहरण के लिए प्लेटो और अरस्तु ने जहाँ जहाँ राज्य यानी कि स्टेट शब्द का प्रयोग किया वहाँ उनका सरोकार नगर राज्य यानी कि सिटी स्टेट से था। अब देखो, जब अरस्तु वगैरह अपनी कृतियों में, अपने गौरव ग्रंथों में राज्य शब्द का प्रयोग करते थे तो उसका मतलब होता था सिटी स्टेट। जो नगर राज्य थे यूनान वगैरह के, वो उनसे होता था उसका मतलब। बट जो आज के जो दार्शनिक हैं, जब वो राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट। अभी हमारे सामने कहीं पर राज्य शब्द लिखा होगा तो हम क्या समझेंगे? नेशन स्टेट ही हम समझेंगे, हम राष्ट्र राज्य ही समझेंगे। इसी तरह प्लेटो और अरस्तु ने जहाँ लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया, उनका अभिप्राय ऐसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र से था जिसमें इन्हें गिने लोगों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे और वे सब मिलजुल कर अपना शासन चलाते थे। लेकिन आज हम इस शब्द का प्रयोग प्रतिनिधि लोकतंत्र के अर्थ में करते हैं, जिसमें देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने शासक चुनने और अपनी आवाज़ को शासन तक पहुंचाने का अधिकार होता है। अब देखिए दोस्तों, अब जो ये लोकतंत्र शब्द है, अरस्तु और प्लेटो ने इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए किया था, जो कि सिटी स्टेट में प्रचलित था, जब उस समय बहुत ही कम लोग, इन्हें गिने लोग होते थे। बट आज के टाइम पर उसी शब्द का मतलब, जब हम उस शब्द को देखते हैं लोकतंत्र को, तो हमारा मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिसमें
जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। तो गौरव ग्रंथों से संबंधित जो पहली जो समस्या है गौरव ग्रंथों की व्याख्या की, वो है शब्दावली में अस्पष्टता, मतलब शब्दावली स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। अब दूसरी समस्या भी इसी से जुड़ी हुई है, शब्द संरचना से अर्थ संरचना की ओर, फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। गौरव ग्रंथों की उपयुक्त व्याख्या के लिए उनमें प्रयुक्त मतलब प्रयोग शब्दों की संरचना पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। कभी कभी अनेक लेखक भिन्न भिन्न अर्थ का संकेत देने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसी हालत में शब्द संरचना से अर्थ संरचना की ओर अग्रसर होना जरूरी हो जाता है। मतलब कि शब्द के अर्थ को भी अब समझना पड़ता है। अब किस हिसाब से उसने कहाँ पर किस टाइम पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको देखना पड़ता है। उदाहरण के लिए प्लेटो ने वर्ग शब्द का प्रयोग सामाजिक संरचना के उन हिस्सों का संकेत देने के लिए किया जिनके स्वभाव में तृष्णा, मनोवेग या ज्ञान, इन तीन तत्वों से किसी एक की प्रधानता पाई जाती हो। इस दृष्टि से उसने व्यापारी, सैनिक और दार्शनिक, इन तीन वर्गों की पहचान की थी। शॉर्ट में कहा जाए तो प्लेटो ने एक वर्ग शब्द का प्रयोग किया था, क्लास शब्द का प्रयोग किया था, जिससे उसका मतलब था सैनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और व्यापारी वर्ग। इन तीन वर्गों की उसने समाज में पहचान की थी और वर्ग शब्द का प्रयोग इन तीनों के लिए ही किया था। लेकिन मार्क्स ने इस शब्द का प्रयोग सामाजिक जीवन के उन हिस्सों का संकेत देने के लिए किया जिनमें एक समूह उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, जबकि दूसरा समूह अपनी श्रम शक्ति के बल पर जीवन निर्वाह करने को विवश होता है। इस तरह समाज में क्रमशः धनवान और निर्धन वर्ग अस्तित्व में आते हैं, जो क्रमशः प्रभुत्वशाली और पराधीन वर्गों की भूमिका निभाते हैं। अब मार्क्स ने जो वर्ग शब्द का प्रयोग किया है वो पूंजीवाद के संदर्भ में किया है कि दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग धनवान होता है और एक निर्धन वर्ग होता है, एक प्रभुत्वशाली वर्ग होता है और एक पराधीन वर्ग होता है। तो वर्ग शब्द, वर्ग का मतलब अलग है, शब्द एक ही है, बट प्लेटो ने उसका मतलब अलग तरीके से यूज़ किया है और मार्क्स ने उसका मतलब अलग तरीके से यूज़ किया है। तो गौरव ग्रंथ को पढ़ते समय या उसका उपयोग करते समय सबसे बड़ी ये एक समस्या रहती है कि ये देखना पड़ता है कि दार्शनिक ने, लेखक ने, विचारक ने किस संदर्भ में उस शब्द को लिखा है, आखिर उसका अर्थ उसके शब्दों में क्या है। क्योंकि अब वर्ग शब्द तो दोनों ही बुकों में लिखा होगा, मार्क्स की बुक में भी लिखा है, प्लेटो की बुक में भी लिखा है, बट उन दोनों ही दार्शनिकों ने किस विचार से वर्ग शब्द को परिभाषित किया, ये समझना पड़ता है कि वहाँ पर वर्ग का क्या अर्थ है, यहाँ पर वर्ग का क्या अर्थ है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर भी कई बार कोई लेखक अपने युग की परिस्थितियों के संदर्भ में किसी विशेष शब्द का प्रयोग करता है, परंतु वर्तमान युग में वह शब्द किसी अन्य अर्थ का संकेत देता है। तो यही बात हो गई कि उस समय जिस परिस्थिति में उसने उस शब्द को लिखा, उस समय उसका अर्थ कुछ और था और आज के समय पे उसका अर्थ कुछ और है। तो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आता है वो समस्या से रिलेटेड ज़्यादा आता है, तो समस्या को आपको काफ़ी डिटेल में लिखना है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक्स थोड़ा सा हार्ड है, इसके जो शब्द हैं वो काफ़ी हार्ड हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अपने मन में इन शब्दों को थोड़ा सा बैठाना पड़ेगा, तभी आप बनाकर लिख पाएंगे। अगर आप चाहें कि सर सिर्फ मैं बनाकर लिख दूं, तो आप बनाकर अचानक से कुछ नहीं लिख पाएंगे। पहले इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब इसके कुछ शब्द आपको याद हो जाएंगे तब आप थोड़ा बना सकते हैं। बिना इसके शब्द को समझे या ग्रहण किए आप थोड़ा बनाकर भी नहीं लिख पाएंगे। तो थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, इसको 2 बार 3 बार, एक बार सुन लीजिए वीडियो में, या फिर थोड़ा सा आप इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और अभी ये जो यूनिट है, यूनिट 1, वो कंप्लीट नहीं हुई है, उपागम अभी मैंने नहीं समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में
आपको इसके जो गौरव ग्रंथ हैं उसके उपागम भी मिल जाएंगे, आप उसको भी देख लेना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।